Winners never quit and quitters never win. That's all. Thank you and have a nice day. Good morning children, welcome to the Shivaji Group of Institution online classes. Kids, I am your Hindi teacher. Today I am going to take Hindi literature class. बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको हिंदी में पार्ट 3 पूरा करा दिया है। आज मैं आपको हिंदी में पार्ट 4 दिल्ली से पत्र की रीडिंग कराने जा रही हूँ। बच्चों, इस पाठ में ये एक पत्र है जो अक्षर अपने दोस्त अमन को लिख रहा है और उसमें कश्मीर की व्याख्या कर रहा है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। सैर तो आपने बहुत ही की होगी, किंतु कश्मीर की बात कुछ और ही है। आइए इस पाठ को पढ़कर कश्मीर का अनुपम आनंद लें। नई दिल्ली 23 जून। प्रिय मित्र अमन, मधुर स्मृति। तुम्हारा स्नेह भरा पत्र मिला। स्नेह मतलब प्यार भरा पत्र मिला। पत्र का जवाब देने में मुझे कुछ देर हो गई, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मतलब क्षमा मतलब माफी चाहता हूँ। पत्र का जवाब देने में मुझसे थोड़ी सी देर हो गई तो इसके लिए माफी चाहता हूँ। पिछले दिनों मैं अपने पूरे परिवार के साथ कश्मीर गया था। इस पत्र के माध्यम से वहाँ के भ्रमण की एक झलक तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। मतलब अक्षत अपने दोस्त को बता रहा है कि मैं पिछले दिनों में अपने परिवार के साथ कश्मीर गया था और मैं जो पत्र भेज रहा हूँ उसके द्वारा तुम्हें यहाँ के बारे में उसकी एक झलक दिखा रहा हूँ। मित्र, अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो है कश्मीर में है। स्वर्ग मतलब होता है बच्चों देवलोक, जहाँ पर देवता लोग रहते हैं। तो उसने कहा अगर पृथ्वी में सबसे सुंदर जगह कहीं है तो वो कहाँ पर है? कश्मीर में। कमल के फूलों से भरी झीलों में झांकती, बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चोटियों, सुहावनी शीतल हवा, पक्षियों की चहचहाहट और महकते वृक्षों की सुगंध से विधाता ने कश्मीर को सजाया है। चोटियों मतलब होता है बच्चों जो पहाड़ होते हैं उसके जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है उनको क्या कहते हैं? चोटी। उनको क्या कहते हैं? चोटी। और चहचहाहट का मतलब होता है पक्षियों की आवाज। पक्षियों की आवाज को क्या कहते हैं? चहचहाहट। विधाता भगवान ईश्वर। श्रीनगर सैलानियों के लिए स्वर्ग के समान है। सैलानी मतलब जो घूमने वहां पर लोग आते हैं उनको क्या कहते हैं? सैलानी। वो किसके समान उनके लिए है? स्वर्ग के समान है। बसंत ऋतु में इसकी सतरंगी शोभा का तो कहना ही क्या। सबसे अच्छा वहां पर कब लगता है बच्चों? वहां पे बसंत ऋतु में, क्योंकि वहां पर सब बिल्कुल हरा भरा रंग बिरंगा सा प्रतीत होता है। सतरंगी मतलब 7 रंगों वाला। श्रीनगर का सुरम्य स्थल झेलम नदी के दोनों ओर बसा है। सुरम्य मतलब होता मनोहर, मन को हरने वाला। डल और नागिन झीलों में हाउस बोट और शिकारे तैरते हैं। होटल की तरह सैलानी हाउस बोट में ठहरते हैं। सैलानी मतलब बताया ना बच्चों, पर्यटक जो घूमने जाते हैं लोग उनको कहते हैं सैलानी। तो बच्चों वहां पर लोग होटल की जगह कहाँ पर रहते हैं? जो ऐसे होटल में कमरे होते हैं वैसे ही हाउस बोट में छोटे छोटे से कमरे बने होते हैं। तो जो लोग घूमने जाते हैं वो किसमें रहते हैं? हाउस बोट में। यहाँ के फल, फूल, शाल, कालीन, आभूषण, नक्काशीदार सुंदर वस्तुओं की दुकानें हमारा मन मोह लेती हैं। नक्काशीदार होता है बच्चों लकड़ी और पत्थर में जो बेल बूटे गुदे हुए होते हैं उनको क्या कहते हैं? नक्काशी बोलते हैं। वो हमारा क्या करती है? जो सुंदर सुंदर वहां पे नक्काशीदार चीजें होती हैं वो हमारा मन मोह लेती हैं। डल झील श्रीनगर का दिल है। सबसे अच्छा वहां पर क्या है? डल झील है। तो उसको क्या कहते हैं? श्रीनगर का दिल कहते हैं। श्रीनगर में केसर के लहलहाते खेत, लाल सुर्ख सेब, बादाम, अखरोट, खुमानी, चेरी, आलू बुखारा आदि खूब होते हैं। श्रीनगर में सबसे ज्यादा खेती किन किन चीजों की होती है बच्चों? सेब की, बादाम की, अखरोट, खुमानी, चेरी, आलू बुखारा आदि चीजों की सबसे ज्यादा वहां पर खेती की जाती है। पतझड़ में नाशपाती, आड़ू और बबू गोशे को देखकर मुंह में पानी भर आता है। डल झील के निकट चश्मे शाही है।
इस चश्मे का पानी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। मुगल बादशाह जहांगीर ने इसे बनवाया था। श्रीनगर के पास फूलों की घाटी गुलमर्ग है, जहां विश्व का उच्चतम गोल्फ का मैदान है। विश्व का सबसे बड़ा गोल्फ का मैदान कहाँ? गुलमर्ग में है। श्रीनगर में गोल्फ, पोलो, तैराकी, स्केटिंग आदि खेलों का आनंद लिया जाता है। श्रीनगर में सबसे ज्यादा खेल कौन कौन से खेले जाते हैं बच्चों? गोल्फ, पोलो, तैराकी, स्केटिंग वगैरह वहां पर सबसे ज्यादा खेले जाते हैं। श्रीनगर में पहाड़ों के शिखर पर खड़ा शंकराचार्य का मंदिर भी सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। वहां पे जो मंदिर है शंकराचार्य का, वो भी एक अट्रैक्टिव चीज है वहां की। संगमरमर से बना हजरत बल स्थान दर्शनीय। संगमरमर सफेद रंग का एक पत्थर होता है, उसको कहते हैं संगमरमर। यहाँ पीर मोहम्मद का एक बाग रखा गया है, जो अत्यंत पवित्र माना जाता है। श्रीनगर में शालीमार और निशात बाग जैसे बाग हैं, जो सारी दुनिया में मशहूर हैं, प्रसिद्ध है। सारी दुनिया में श्रीनगर के दो बाग सबसे ज्यादा मशहूर है, प्रसिद्ध है, शालीमार और निशात बाग। शालीमार बाग सम्राट जहांगीर ने अपनी बेगम नूरजहां के लिए बनवाया था। शालीमार बाग किसने बनवाया था? शालीमार बाग जहांगीर ने अपनी बेगम के लिए, जिनका नाम था नूरजहां, उनके लिए बनवाया था। यहाँ के लोग सीधे साधे हैं। ये गोरे, सुंदर और साहसी होते हैं। साहसी मतलब पराक्रमी होते हैं। पुरुष सलवार नुमा पजामा और ऊपर एक ढीली आस्तीन वाला लंबा चोंगा पहनते हैं। इस चोंगे को फिरन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बच्चों? फिरन कहते हैं। जो ऊपर ढीला कुर्ता पहनते हैं उसको फिरन कहते हैं। महिलाएं कढ़े हुए फिरन पहनती हैं। महिलाएं भी पहनती है और पुरुष भी पहनते हैं। ये चांदी के भारी झुमके तथा माथे पर चांदी के जेवर पहनती हैं। वहां की महिलाएं सबसे ज्यादा क्या पहनती? चांदी के झुमके और चांदी के ही जेवर वहां पर पहनती हैं। यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन मछली और चावल है। वहाँ सबसे मुख्यतः क्या खाया जाता है? मछली और चावल। और वहाँ की भाषा डोंगरी है। वहाँ की भाषा क्या है? डोंगरी। यहाँ अपने लोकगीत भी हैं, जिसे यहाँ के स्थानीय लोग गाते हैं। अपनी कलापूर्ण वस्तुओं के लिए श्रीनगर, जो कश्मीर की राजधानी है, श्रीनगर किसकी राजधानी? कश्मीर की। कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर है। दुनिया भर में लोकप्रिय है। लोकप्रिय मतलब होता है जो बहुत लोगों में प्रिय हो, सबको अच्छा लगता हो, उसे लोकप्रिय कहते हैं। पश्मीने पर बारीक और सुंदर कढ़ाई इसकी विशेषता है। अखरोट की लकड़ी से बनी वस्तुएं सबका मन लुभा लेती हैं। अखरोट की लकड़ी से वहां पर क्या बनाई जाती? छोटी छोटी चीजें बनाई जाती हैं। रेशमी, ऊनी तथा चमड़े के कपड़े भी बहुत सराहे जाते हैं। वहां पर रेशमी, ऊनी और चमड़े के कपड़े भी बहुत बनते हैं, जो सराहे मतलब उनकी बड़ाई की जाती है। शेष अगले पत्र में चाचा जी और चाची जी से नमस्ते तथा छुटकी को मेरी तरफ से प्यार कहना। बाकी उसने अपने तुम्हारा मित्र अक्षर, उसने अपने पत्र के द्वारा बच्चों अमन को कश्मीर की व्याख्या बताई है। तो आज मैंने आपको हिंदी में पाठ 4 की रीडिंग कराई है। आगे आते हैं। पेज संख्या है 31। सभी बच्चे अपनी बुक में पेज संख्या 31 खोलेंगे, यानी 31। और अभ्यास संख्या 2 है। सही वाक्य के सामने सा तथा गलत वाक्य के सामने गा लिखिए। करना शुरू करते हैं। का है कश्मीर, कश्मीरी लोग गोरे और साहसी होते हैं। ये कथन बच्चों सही है या गलत? ये कथन सही है। कश्मीरी लोग गोरे और साहसी होते हैं। खा है नागिन झीलों में सेब और नाशपाती तैरते रहते हैं। ये गलत है। ये कथन गलत है। ये तो पेड़ में होते, तैरते तो है नहीं, तो ये कथन गलत है। इसमें क्या लिखेंगे? गा। गा है हजरत बल दर्शनीय स्थल है, जो संगमरमर के पत्थरों से बना है। अभी आपको रीडिंग कराई थी, आपको पता है ये कथन सही है। इसमें क्या लिखेंगे? सा। घ है कश्मीरी महिलाएं कढ़े हुए फिरन पहनती हैं। ये कथन सही है, मतलब पुरुष भी पहनते हैं और बाकी महिलाएं भी पहनती, लेकिन महिलाएं जो है वो कढ़े हुए फिरन पहनती हैं, तो ये कथन सही है। अब अंगा है लास्ट। श्रीनगर कश्मीर की राजधानी है।
ये तो अभी आपको मैंने पढ़ाया भी था कि कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, तो ये कथन सही है। तो बच्चों, आज मैंने आपको अभ्यास कार्य 2 करा दिया है, रीडिंग करा दी है। आगे का कार्य मैं आपको अगली कक्षा में कराऊंगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। A very good morning to the students. This is your second period and I am your teacher from Shivaji Group of Institutions and I welcome you all in the online classes. This is your English literature period and I am going to continue the written work of your chapter number 3, which is The Soldier Girl. As we know that we have completed the story and rest of the written work we have already did. So let's start with the last short answers. In the previous video there was a last question of that video was, what did the Padma mean to be Padma? Okay. So let's start with after that. So students, write down your question. What did, this is from short answers, okay? So before starting the written work, let me tell you that your spelling should be correct, okay? Just write carefully the words you are writing in your notebook, copy correctly, and one thing more, that writing should be neat and clean, okay? So start with this question. Why did Maharaja, sorry, here is what did. Okay. What did Maharaja Sindhia do after he heard Padma's story? You can copy the question from your book too, from Padma's story. Okay? Means, what did Maharaja Sindhia do after he heard Padma's story? Okay? So, write down the answer. After listening Padma's story, Maharaja called his treasurer treasurer, you know the meaning of treasurer, a person who is in charge of king's money, okay? And asked him to give money to Padma so that she could pay back the amount her brother had
borrowed. Okay? After listening Padma's story, Maharaja called his treasurer and asked him to give money to Padma so that she could pay back the amount her brother had borrowed. Okay? So, with this question we have completed short answers. Now, put the heading long answers. Long answer. Okay? Here is only one question in the long answer section. So write it carefully. Okay? First of all, note down your question. Was the Maharaja angry that a girl had dressed up as a man and fought in his army? Give a reason to support your answer. Give a reason to support your answer. Okay? Was the Maharaja angry that a girl had dressed up as a man and fought in his army? Give a reason to support your answer. Then write down the answer. When Maharaja came to know that Pada was really a girl, Pada is really a girl, not a boy. Then he called Padma in his court. Then he called Padma in his court. Okay? And asked her about the story. And asked her about the story or reason that why she changed her identity. That why she changed her identity. Then she narrated everything after hearing the king feed I'm happy
he asked his treasurer to help her with money. Okay? So students, we have completed the long answer that when Maharaja came to know that Padma is really a girl, not a boy, then he called Padma in his court and asked her about the story or reason that why she changed her identity. Then she narrated everything. After hearing, the king felt unhappy. Then he asked his treasurer to help her with money. Okay? So, students, we have completed this chapter and we will start the next chapter by the next video. So, students, write down your homework. Learn word meaning of chapter number 3. So students, thank you so much and have a great day. Good morning, students. This is your history teacher from Shivaji Public Institutions. I welcome you all in the online classes. Students, this is your SSC period. So, before starting today's class, let's recall what we have learned in the last class. So, in the last classes, we have started the reading of chapter 4. Chapter name is the environment. And in that chapter, we have read about environment. That what is environment? So, everything that surrounds us make our environment, and it includes people, cars, buildings, and many other things. So, they are called environment. And then we had read about living and non-living things. That what are non-living things and what are living things. So, living things are those which can move, which need food, and which grow. So, they are called living things, and non-living things are those that which cannot move on their own, which they do not need food, and which they not grow. And after that, we have read about pollution. What is pollution? So, we done many harmful activities which affect our atmosphere, and our environment got contaminated by some activities, and it causes a problem which is pollution. And in the last lecture we had started types of pollution, and in that we had read about air pollution. That what is air pollution and what are its causes and what are its effects. So today we will read the next topic, which is water pollution. First let me mention the types of pollution. Types of pollution. In this we had read about the first pollution, which was air pollution. We had already read about it. Air pollution. Today we will read about the next pollution, which is water pollution. Water pollution. In Hindi you can say Jal Pradushan. So, water pollution is a serious problem. Today, water gets polluted due to many human activities which are as follows. So, जो water pollution की problem है, जल प्रदूषण की problem है, ये बहुत ज़्यादा एक major problem हो गई है, और ये ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है human activities के through, क्योंकि humans कुछ ऐसी activities करते हैं जिससे हमारा जो water है वो pollute हो रहा है. और water, as we all know that water is our prime need. हमको पानी की बहुत आवश्यकता है, और there is a saying that water is life, means जल ही जीवन है. So we need water to survive. And what are the activities which causing water pollution? The first one is bathing, washing clothes and utensils in water bodies. Means हम लोग water bodies means lake में या pond में हम लोग humans हैं जो नहाते हैं और कपड़े धोते हैं, जिससे जो water है वो pollute हो जाता है और बर्तन धोते हैं. इससे वाटर बॉडी का जो water है वो pollute हो रहा है, और इससे water pollution की problem cause हो रही है. Bathing of animals in water bodies. और कुछ animals ऐसे हैं जो water में means रहना पसंद करते हैं,
कर देते हैं। और कुछ बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं तो वो क्या करते हैं, उनका जो कंपनी का जो वेस्ट होता है, मीन्स बहुत डेंजरस मटेरियल्स होते हैं, उसको वो ऐसे ही वाटर बॉडीज में थ्रो कर देते हैं, जिससे जो वाटर होता है वो कंटेमिनेट हो जाता है और वाटर पोल्यूशन की प्रॉब्लम कॉज हो जाती है। पासिंग रिमेन्स ऑफ डेड बॉडीज इन रिवर्स, और कुछ लोग ऐसे हैं जो मीन्स किसी के मरने के बाद, किसी ह्यूमन के मरने के बाद उसकी जो डेड बॉडी होती है वो पानी में, रिवर में बहा देते हैं और पानी मीन्स डेड बॉडी बहा देते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो, ये तो एक ट्रेडिशन ही है कि मीन्स उसका जो ह्यूमन के जो दाह संस्कार होता है उसके करने के बाद जो उसकी अस्थियां होती हैं उसको वो गंगा में या किसी भी रिवर में थ्रो कर देते हैं। सो इससे जो उसका पानी होता है वो भी पोल्यूट होता है और यही पानी हम कंज्यूम करते हैं। सो इससे भी वाटर पोल्यूशन की प्रॉब्लम कॉज होती है। वाटर पोल्यूशन कॉजेस मैनी डिजीज इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स एंड अफेक्ट प्लांट्स टू। सो मीन्स वाटर पोल्यूशन मीन्स हमको, अगर वाटर पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है वो बहुत सारी डिजीज पैदा करती है, बीमारियां पैदा करती है ह्यूमंस में और प्लांट्स में भी, और जिससे हमारी जो मीन्स मेजर जो डिजीज है वाटर की, लाइक हैजा, डायरिया, सब गंदा पानी पीने से ही होती है। तो वाटर पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है ये ह्यूमंस के लिए भी, प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए सभी, ये सब वाटर को कंज्यूम करते हैं। सो इसलिए ये बहुत हार्मफुल है। Now this is what about water pollution. Now we will read about the next pollution, which is land pollution. What is land pollution? Land pollution means we can say soil pollution, or in Hindi you can say mrida pollution. This is called land pollution. Polluted land is not good for crops and also unfit for human to live in. Land gets polluted due to various human activities which are as follows. Means जो लैंड का मतलब यहाँ पर जमीन से है, मीन्स मिट्टी से है, ठीक है। अगर लैंड पोल्यूशन होता है मीन्स जो किसी एरिया की जो लैंड है उसकी जो सॉइल है वो पोल्यूटेड है, उसकी मिट्टी है वो प्रदूषित है, तो वहां पर हम अच्छे से क्रॉप्स को ग्रो नहीं कर सकते, वहां पर खेती नहीं की जा सकती, वहां पर कोई भी क्रॉप ग्रो नहीं होगी। और ये जो लैंड पोल्यूशन की प्रॉब्लम है ये भी ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू ही बढ़ रही है। और वो कौन कौन सी एक्टिविटीज है, नाउ वी विल रीड अबाउट इट। Throwing waste in the open means, suppose that आपके होम का जो भी वेस्ट है, कचरा है, आपकी फैक्ट्रीज हैं बहुत बड़ी बड़ी, उसमें का जो भी कचरा है उसको आप ऐसे ही ओपनली किसी लैंड में थ्रो कर देते हो, ठीक है। तो वो जो सॉइल है उस लैंड की वो बहुत ज्यादा, जब उसमें इतना मटेरियल, वेस्ट मटेरियल हम डालेंगे तो जो सॉइल है वो खराब हो जाएगी, कंटेमिनेट होगी और उससे भी पोल्यूशन की प्रॉब्लम कॉज होगी। Excessive use of chemical fertilizer and पेस्टिसाइड्स मीन्स जो हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, कुछ दवाएं यूज करते हैं छिड़काव के लिए। पेस्टिसाइड्स मीन्स कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए भी लोग घर में पेस्टिसाइड्स कराते हैं। सो उसके लिए जो गैसें होती हैं, ये वाली जो दवा का छिड़काव होता है बहुत ज्यादा, अगर आप इन दवाओं का छिड़काव किसी जमीन पर करोगे तो उससे भी उस लैंड की जो सॉइल होगी वो पोल्यूट हो जाएगी। Dumping household waste and polythene bags in the open means, I've already explained कि मतलब हमारे घर का जो कचरा होता है और प्लास्टिक बैग्स, पॉलिथीन मीन्स प्लास्टिक बैग्स, वो आपको पता है कि वो जल्दी डिस्पोज नहीं होती है। प्लास्टिक बैग आप उसको जला दोगे तभी वो बचेगी, अब उसको बहा दोगे तब भी बचेगी, उसको आप थ्रो कर दोगे, अगर लैंड में अगर उसको बरी कर दोगे मीन्स गाड़ दोगे किसी मिट्टी के नीचे तभी वो जल्दी से डिस्पोज नहीं होती। सो घर का जो वेस्ट है, हाउस होल्ड का कचरा घर का, और ये पॉलिथीन, प्लास्टिक स्क्रैप अगर हम लैंड में थ्रो करते हैं तो वो लैंड कंटामिनेट हो जाएगी, पोल्यूट हो जाएगी। रिलीजिंग वेस्ट बाय फैक्ट्रीज मीन्स किसी फैक्ट्री का बहुत सारा कचरा है, केमिकल थिंग्स हैं, तो अगर आप उसको भी लैंड में थ्रो करोगे तो भी वहां की जो सॉइल है वो उस केमिकल से पोल्यूट हो जाएगी। सो these are the main factors which causes land pollution. So students, today we will read till here. Now note down today's homework. The today's homework
students. I welcome you all in our online classes. I am your maths teacher from Shivaji Group of Institution. Student, as you know that this is your fourth period, that is of maths. So student, we are in our chapter third. Okay. So we are in chapter third. And what is the name of our chapter third? The name of chapter third is subtraction. What is the name of chapter third? Subtraction. Okay. So student, as you know that we have finished exercise 3B in our studies class, and also I have given you to do rest questions in your homework of exercise 3B. So student, I hope so that you have completely finished exercise 3B in your homework, but I want to take a short review to be confirming that really you don't have any problem inside this exercise. Okay, so this type of questions you have solved inside it. Questions are in like start from the right side with ones to solve these numbers in a subtraction. 4 and 6 and 4 you will get here 2. If you will subtract 4 from 6 you will get here 2. You will subtract 2 from 5 you will get here 3. You will subtract 3 from 8 you will get here 5. Okay. Let we will solve next. If you have these two numbers to solve in subtraction, so how can you subtract all these? As a rule, you will start on the right side with ones. In ones position, you will subtract 6 from 8, you will get your 2. 5 from 6, you will get your 1. 1 from 4, you will get your 3. Now, one more question. If you have these two numbers to solve in subtraction, so as a rule always you will start on the right side with ones. In ones position you have two numbers 7 and 5, you will start to solve. From ones position you will subtract 5 from 7, you will get 2. 3 from 3 you will get your 0. 6 from 9 you will get your 3. So student, these type of questions we had in exercise 3B. And we have solved these questions. So student, this was a short review of your studies class. Now I am going to start our today's class and exercise 3C. Okay? So exercise 3C. For opening exercise 3C, open your page number 38. Okay, have you opened your page number 38? You will see here the question says again subtract
9. Now again there is 8, there is 2. 8 cannot be subtracted from 2 because 8 is greater than 2. So you will take a carry from your left side number, which is 7. So it will be 12 and it will be 6. Now 12 and 8. So you will get your 4. 2 and 6 you will get your 4. Okay, so by this you can subtract these type of questions. One more question you will see here. Again you will start to solve this question from the right side with ones. So student, in ones position you can see two numbers 0 and 7, but 7 cannot be subtracted from 0 because 7 is the greater number of 0. So you will take a carry from here, you will take a carry, so it will be 10 and it will be 4. Okay. So 10 and 7 you will get your 3. When you will come in 10th position, you will see there is 4, there is 6. Again 6 cannot be subtracted from 4, so you will again take a carry from your left side number, so it will be 14, but it will be 3. So 14 and 6 you will get your 8. Now in 100 position, this is 3, this is also 3, 3 and 3 you will get your 0, because if any number subtract from itself, so it is 0. Okay. One more question you will see here. So student, again for solving this question, you will start on the right side with ones position. You will see here in ones position there are two numbers 3 and 7. Student, as you know that the greater number cannot be subtracted from a smaller number. Here 7 is greater from 3, it means 3 cannot subtract 7. So you will take a carry from here. So it will be 13 and it is giving the carry, so it will be 4. Okay. So you will see in ones position there is 13 and 7. If you will subtract 7 from 13, you will get your 6. Coming 10 there is 4 and 4. 4 subtract from 4, you will get your 0. Now in 100 position there is 9 and 6. You will subtract 6 from 9, you will get your 3. Right? So student, these type of questions you have in your exercise 3C. I don't think that you have any problem to solve any question in your exercise 3C, but I want to discuss one more question here. If you have a numbers 775582 for solving in the subtraction, so how can you solve? Always you will start from the right side with ones. In ones position you have a number 5 and 2. You will subtract 2 from 5. You will get your 3. Now coming 10th position, you will see in 10th position there is 7 and 8. 8 cannot be subtracted from 7, so you will take a carry from the left side number. It will be 17 and it will be 6. Okay. So now subtract 8 from 17, you will get your 9. Come in 100 position, subtract 5 from 6. Now it is the number. Subtract 5 from 6, you will get your 1. Okay. So student, these type of questions you have in your exercise 3C. Now without any doubt, you can complete all the question of exercise 3C. So now I am going to give you homework. Complete exercise 3C, page number 38. So student, this is all about today. We have completely finished exercise 3C because all the questions of these type of carry over subtraction. Now we will continue the
the chapter in our next class. Till then, complete your work, keep doing revision. Thank you to all for attending today's class. A very good morning to the students and everyone those who are watching this video. I am your teacher from Shivaji Group of Institutions. We welcome you all in the online classes. Students, this is your third period and I am going to start the written work of your notebook of chapter number 3, which is birds. Okay. In the previous video, we have completed the book exercise and now let's just start the written work in your notebook. So students, open your notebook, then open a fresh page. Put the thought in the top of your page. You can choose any of the thought, just like you can write the honesty is the best policy, tit for tat, God is one, etc. etc. Okay? Choose one of the thought and write it on the top of your page, then chapter number, then chapter 3. Okay? Do it fast. Then you have to write the heading, hard words, and underline this. Write down the heading hard words and underline this. Okay? Then divide the page into two halves. Okay, by a ruler, divide the page into two halves, and the first hard word is feathers. And students, remember that start your hard words with the small letters, not with the capital letters. Okay, and first hard word is feathers, and you have to write the feathers here too. Just because you have to write the hard words by 2 times. Okay, first one feathers, you have to write here too. Second one, urchin. You have to write here too. Third one, chisel. You have to write here too. Fourth one, web. You have to write here too. Fifth one, scratching. You have to write here too. Okay. Sixth one, weaver. You have to write it. Okay. Seventh one, downstroke. You have to write it. Okay. Eighth one, gathering. You have to write here too. Ninth one, nourish. There are only 9 hard words in your chapter number 3rd. First one, feathers. So let's recall all the hard words again. Feathers, feathers. Second one, perching, perching. Third one, chisel, chisel. Fourth one, webbed, webbed. Webbed. Fifth one, scratching, scratching. Sixth one, weaver, weaver. Seventh one, downstroke, downstroke. Eighth one, gathering, gathering. Okay. And the ninth one, the last one, nourish, nourish. These are the hard words that you have to do in your notebook in
correct and start the hard work with the small letters. Write it off, write it by 2 times. Okay? And you have to use the pencil. Okay? So do your work by neat and clean. Okay? After this, note down the second heading. Note down the second heading, which is missing letters, and underline this. After hard words, note down heading missing letters and underline this. Okay? So the first missing letter is P dash R dash dash dash. So this word is perchin. Let's spell out Perching. Second word, webbed. W dash double B dash D. So this word is webbed. W-E-B-B-E-D. Okay? Third one, scratching. S dash R dash T dash dash I dash N dash. Okay? So this word is scratching. SCRATCHING. Okay? So next letter is next missing letter, nourish. N dash U dash I dash S. So the answer is you have to fill by O U R I S H. Okay? The last missing letter is clause. C dash A dash S. Fill by L A W S. Okay? There are 5 missing letters in the chapter number 3rd. First one, perching. Perching. Second one, webbed. WEBBED. Third one, scratching. SCRATCHING. Fourth one, nourish. NOURISH. Fifth one, clause. CLAWS. Okay, students. So till this we will complete today, and rest of the work we will do in a next video. Okay? So then students, write down your homework. Complete hard words. And missing letters in your notebook of chapter number 3rd. Okay? As I have told you that how you have to do your work, first of all you have to put the thought, chapter number, chapter name, then you have to put the heading hard words, then you have to do all the 9 hard words by 2 times starting with the small letters. Okay? Second one, missing letters. You have to write down the 5 missing letters like I am writing in the board. Okay, students? So that's all for today, and we will do rest of the exercise, means rest of the written work by next video. So students, thank you so much and have a great day. Hello students, I am your computer teacher from Shivaji Group of Institution. Students, in previous class I told you about
input devices. So student, today I will tell you further about input devices. So students, our today heading is scanner. Lesson first. Input devices. Scanner. Student, what is scanner? We use scanner to scan printed text or pictures and display them on the monitor. There are many types of scanner. The most commonly used are flatbed and barcode scanner. We use scanner to scan the printed text and image and display them on the monitor. There are many types of scanner. The commonly used are flatbed and barcode scanner. The most commonly used are flatbed and barcode the most commonly used are flatbed and barcode. It means we use scanner to printed हम स्कैनर का यूज प्रिंटेड टेक्स्ट को स्कैन एंड इमेज को स्कैन करने के लिए करते हैं. यानी कोई प्रिंटेड टेक्स्ट आपके पास कोई पेज में आपने राइट किया हुआ है, उसको स्कैनर से हम स्कैन करेंगे और जैसे ही उसको स्कैन करते हैं तो वो चीज मॉनिटर पर डिस्प्ले होने लगती है. कई टाइप्स के स्कैनर होते हैं. नंबर फर्स्ट फ्लैटपैड एंड बारकोड स्कैनर. सेकंड हेडिंग इज प्रोसेसिंग डिवाइस. Processing device. Our second heading is processing device. A device that converts the data received from an input device into a meaningful form is called the processing device. A device that converts the data received from input device into meaningful form is called the processing device. The meaningful data is called information. The CPU is the processing device of a computer. CPU is the processing device of a computer, and CPU is the also brain of computer. The CPU also manages various parts of a computer. Full form of CPU is Central Processing Unit. It means a device that converts the data received from an input device into a meaningful form is called the processing unit. यह डिवाइस जो जिस इनपुट डिवाइस के द्वारा जो भी हम इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को, उसे कन्वर्ट करता है एक मीनिंगफुल फॉर्म में. उसे हम प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं. द मीनिंगफुल डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, और उस मीनिंगफुल फॉर्म को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं. द सीपीयू इज द प्रोसेसिंग डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर. सीपीयू प्रोसेसिंग डिवाइस है कंप्यूटर की, एंड सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर एंड हार्ट ऑफ कंप्यूटर. सीपीयू को हम कंप्यूटर का ब्रेन एंड हार्ट भी कहते हैं. ब्रेन ऑफ कंप्यूटर एंड हार्ट ऑफ computer. The CPU also manages various parts of the computer. CPU computers के various parts को मैनेज भी करता है. Now should we move to page number 10. Let's review. Next heading is let's
review. Read the clues and write the correct answer. And write the correct answer. Number first, Riya made a drawing using paint. Riya made a drawing using paint. The output can be seen. The output can be seen on the monitor oblique CPU. Number first is Riya made a drawing using paint. The output can be seen on the Riya made a drawing using the paint. Riya made a drawing using the paint software. Riya ने paint software का यूज करके एक ड्राइंग बनाई. The output can be seen on the जो ड्राइंग हमने बनाई उसे हम किस चीज पर देखेंगे? मॉनिटर और CPU. Answer is monitor. उस ड्राइंग को हम मॉनिटर पर देखेंगे. मॉनिटर हमारा आउटपुट शो करता है, रिजल्ट हमें दिखाता है. Number second, Naman wants to see a Naman wants to see a hand written letter on the monitor. It can be done using a scanner and CPU. Number second, Naman wants to see a handwritten letter on the monitor. It can be done using a fingerprint scanner and CPU. So Naman wants to see a handwritten letter on the monitor. Naman handwritten जैसे कि कोई हम एप्लीकेशन लेटर राइट करते हैं उसको वो मॉनिटर पर हम जब राइट करेंगे तो हम पेज पर राइट करेंगे हैंडरिटन और उसी चीज को हमें मॉनिटर पर देखना है. तो नमन किस चीज का यूज करेगा उसे मॉनिटर पर देखने के लिए? स्कैन एंड CPU ऑल. तो वी यूज स्कैनर टू स्कैन द प्रिंटेड टेक्स्ट और रिटन टेक्स्ट. Naman wants to see a handwritten letter on the monitor. It can be done using a fingerprint scanner CPU. Naman wants to see a handwritten letter on the monitor. Naman handwritten letter जो भी हम एप्लीकेशन लेटर लिखते हैं उसे वो मॉनिटर पर देखना चाहता है. जब भी हम लिखेंगे तो हम पेज पर लिखते हैं और उसी चीज को उसे मॉनिटर पर देखना है. तो किस चीज का यूज करेगा? तो वी यूज scanner to scan the text. Answer is scanner. Number third,
done by the mouse or CPU. Number third, Misha wants to convert data into information. The processing will be done by the मिशा wants to convert the data. मिशा जो है डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना चाहती है, तो किस डिवाइस से यूज करेगी, माउस और सीपीयू. तो वी यूज सीपीयू टू कन्वर्ट द डेटा इनटू इंफॉर्मेशन. आंसर इज सीपीयू. Number 4, Richa wants to open Paint. Which device will she use? Which device should she use? Keyboard or mouse. Number 4, Richa wants to open Paint. Which device should she use? Keyboard or mouse? तो Richa wants to open the Paint. Richa Paint को ओपन करना चाहती है, Paint सॉफ्टवेयर को ओपन करना चाहती है, तो किस डिवाइस में यूज करेगी, कीबोर्ड और माउस. Richa use the mouse. By mouse we can open the Paint software. So students, that's all for today, and today your homework is learn the long answer of lesson first. Thank you students.